नमस्कार। मैं डॉक्टर नीला फिर आपके सामने पेश हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज से हम शुरू कर रहे हैं रीजनल ऑर्थोपेडिक्स, यानी शरीर के अलग अलग हिस्सों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है गर्दन का दर्द। काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ये हमें कई वीडियोस में कवर करना पड़ेगा। तो आज हम ये शुरुआत करते हैं कि गर्दन का क्या स्ट्रक्चर होता है और इसमें दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्योंकि जब ये पता होता है फिर उसके आगे ट्रीटमेंट आसान होता है। जो गर्दन जो हमारा बनता है, ये पोर्शन को हम गर्दन कहते हैं, जो हेड के नीचे से शुरू होता है और ये आपके चेस्ट के ऊपर खत्म हो जाता है। अगर हम इसमें देखें तो ये हेड का हिस्सा है। यहाँ से 7 हड्डियां होती हैं जो सर्वाइकल वर्टेब्री कही जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक का जो हिस्सा है ये सर्वाइकल वर्टेब्री है जो गर्दन को सपोर्ट देती है। इनके स्ट्रक्चर पे अगर हम आते हैं स्पाइन के या वर्टेब्री के, तो ये इसके दो पार्ट होते हैं, एक आगे का हिस्सा एक पीछे का हिस्सा। ये आगे का हिस्सा है जो ये बॉडी को हाइट दे रहा है और सपोर्ट दे रहा है, और ये पीछे का हिस्सा है जो कनेक्टेड होता है। आगे के हिस्से में जो वर्टेब्री होती हैं वो डिवाइडेड होती हैं, सेपरेटेड होती हैं, उसे हम डिस्क कहते हैं। डिस्क एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से स्पाइन में लचीलापन होता है, जो मूवमेंट होता है। हड्डी में कोई मूवमेंट नहीं हो सकती, जो भी मूवमेंट होती है ये डिस्क के स्पेस पे होता है। ये जो गर्दन के पीछे का हिस्सा है ये पोस्टीरियर आर्च भी कहा जाता है। तो आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा दोनों मिलके बीच में एक कैनाल बनाते हैं। इसी कैनाल से हमारा स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से निकल के क्रॉस करता है, नीचे की तरफ आता जाता है, जो हर लेवल पे एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड ब्रांचेज अपने देते जाता है, जो शरीर के अलग अलग हिस्से को सप्लाई करते हैं। तो अगर हम भीतर के हिस्से को देखें गर्दन में, तो स्पाइनल वर्टेब्री है, स्पाइनल कॉर्ड है और डिस्क है। इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रांग मसल्स होती हैं जो इसको चारों तरफ से कवर करके रखती हैं, सपोर्ट दे के रखती हैं, और जो हेड को बाकी बॉडी से कनेक्ट करती हैं। इसका क्या क्या फंक्शन है? जो गर्दन होता है इसके दो फंक्शन होते हैं। हमारे शरीर का सबसे भारी हिस्सा हेड होता है, तकरीबन 2 kg के आसपास का होता है। इस हेड को सपोर्ट करने का काम गर्दन का होता है। ये इसे सपोर्ट भी देता है और इसे बाकी ट्रंक से अटैच भी करता है। एट द सेम टाइम ये मूवमेंट भी सारी जो होती है ये नेक से होती है। नेक में हमारी मूवमेंट जो होती है, एक अप एंड डाउन मूवमेंट होती है जो नॉडिंग मूवमेंट हुई, साइड बेंडिंग होती है, लेटरल फ्लेक्शन कहते हैं, साइड रोटेशन होता है जिससे हम पीछे की तरफ देखते हैं, इसे लेटरल रोटेशन कहा जाता है, और कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट। ये सारी मूवमेंट जो 4 तरह की मूवमेंट है ये गर्दन पे होती है। आप ये सोच सकते हैं कि गर्दन कितना लचीला है और कितनी मूवमेंट इसमें है, जो रीढ़ की हड्डी में और कहीं भी इतनी ज़्यादा मूवमेंट और इस रेंज में नहीं होती। इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये प्रॉब्लम हम कई तरीके से डील कर सकते हैं। एक तो हम बाहर से अंदर की तरफ चल सकते हैं स्ट्रक्चर्स में कि कहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, और दूसरा जो हेट्रोजेनिक क्लासिफिकेशन होती है कि कब हुआ कैसे हुआ, उसके हिसाब से भी हम चल सकते हैं। जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है गर्दन में, वो 2 तरह की प्रॉब्लम होती है। एक तो टॉर्टिकोलिस कहा जाता है। टॉर्टिकोलिस में जो हेड को मसल्स अटैच करते हैं, ये 2 मसल्स होते हैं, ये अटैच करते हैं, स्टेंडोक्लीडोमास्टाइड मसल कहते हैं। ये एक तरफ जो मसल होता है वो शॉर्टेंड हो जाता है, तो बच्चे का सर जो है यूं टेढ़ा हो जाता है, ये उस तरफ खिंचता है, ये इस तरफ छोटा होता है, इसे टॉर्टिकोलिस कहा जाता है। ये पैदाइश होता है। वैसे ही ये रीढ़ की हड्डियों का टेढ़ापन होता है जो स्कोलियोसिस कहा जाता है, ये भी पैदाइशी होता है, जो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है ये भी बढ़ता जाता है। वैसे ही कोई भी पेनफुल लिम्फ नोड्स हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तब उसकी वजह से भी, दर्द की वजह से गर्दन टेढ़ा हो जाता है। ये मस्कुलर अगर हम बात करें तो जब ओवर स्ट्रेंड हो जाता है, जैसे अगर आप
लैपटॉप पे ज़्यादा रहते हैं या आप मोबाइल पे ज़्यादा रहते हैं, एक पोजीशन पे ज़्यादा रहते हैं, तो गर्दन पे स्ट्रेन काफ़ी आता है, जिसकी वजह से धीरे-धीरे गर्दन में दर्द आना शुरू होता है। इसे टेक नेक भी कहा जाता है। जब कभी सीधा ठंड लग जाती है, जैसे आपके चेयर के ठीक पीछे एसी हो, एसी की हवा डायरेक्ट लग रही हो और मौसम चेंज हो रहा हो, एसी काफ़ी ठंडा रखा हो आपने, तो ये मसल स्पैज़म में चला जाता है, उसमें भी नेक पेन आना शुरू हो जाता है। ये सारे मस्कुलर होते हैं। ए, तो हमने 2 तरीके से डिस्क्राइब कर लिया कि एक कंजेनाइटल कि बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दूसरा हमने ये देख लिया कि मस्कुलर क्या-क्या हो सकता है। अब हम भीतर की तरफ आते हैं, तो कंजेनाइटल के बाद डेवलपमेंटल आता है कि बच्चा जब बड़ा होता है, तो स्कोलियोसिस जैसे है, वो बढ़ता चला जाता है। अगर इन्फेक्शन हो, तो भी गर्दन में दर्द आ सकता है। अब इन्फेक्शन जैसा कि एक मैंने बोला कि यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, कई बार उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। जब यहाँ के लिम्फ नोड में आ जाता है तो वो मसल स्पाज़म में चला जाता है, बच्चे का गर्दन टेढ़ा हो जाता है और गर्दन में दर्द आने लगती है। वैसे ही ये जो डिस्क है, ये डिस्क में कई बार इन्फेक्शन आ जाता है, जिसमें सबसे इस इन्फेक्शन का बच्चों में स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन कॉमनेस्ट कॉज़ अगर सारे एजेज में देखें तो टीबी होता है, जो जिसे बोन टीबी बोला जाता है या स्पाइन का टीबी बोला जाता है। तो एक कॉज़ जो है ये इन्फेक्शन हो गया। वैसे ही जो एजिंग चेंजेज होते हैं, जो डिजेनरेटिव चेंजेज होते हैं, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहा जाता है, उसमें ये हड्डियों की चोंचें बननी शुरू हो जाती हैं। कई बार डिस्क थोड़ा अपनी जगह से छोटे-छोटे बल्जेज आ जाते हैं, जो पीछे नर्व जो ये जा रहा है, इस पे प्रेशर देने लगता है और गर्दन में दर्द आना शुरू हो जाता है। ये यूजुअली मिडल एज में शुरू होता है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी हो सकता है। उसके बाद जो सर्वाइकल डिस्क है, कई बार ये पीछे आ जाता है और नर्व को प्रेस कर देता है। जब नर्व को ये प्रेस कर देता है तो हाथों में दर्द आना शुरू हो जाता है। कई बार पैरों में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पैरों का भी सारा नस यहाँ नेक से निकल के ही नीचे की तरफ जाता होता है। तो अगर गर्दन में डिस्क की प्रॉब्लम है तो एक तो लोकल आपके हाथ में प्रॉब्लम आ सकती है, दर्द आ सकता है, सूनापन आ सकता है, झनझनाहट आ सकती है, कमजोरी आ सकती है। और दूसरा नीचे की दबाव की वजह से पैरों में लड़खड़ाहट आ सकती है, चाल चलने में इम्बैलेंस हो सकता है, पैरों में कमजोरी आ सकती है। वैसे ही ये जो बोन है इसके अंदर कई बार ट्यूमर होते हैं। जो कुछ-कुछ ट्यूमर जो होते हैं ये प्रॉब्लम भी कर देते हैं। अब जो सबसे कॉमन जो होता है पेन होता है। ट्यूमर ये बोन के भी हो सकते हैं, लेकिन बोन के ट्यूमर से ज़्यादा कॉमन जो ट्यूमर है वो है जो दूसरी जगह से आके यहाँ बैठते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरीज कहते हैं। जो प्रोस्टेट कैंसर में भी आ सकता है, लंग्स की वजह से भी उठ के आ सकता है, ब्रेस्ट कैंसर में भी ये आ सकता है, किडनी के कैंसर में भी आ सकता है, जो मेटास्टेसाइज कर जाते हैं यहाँ इस बोन पे आ सकते हैं। उसकी वजह से भी ये पेन आना शुरू होता है। तो कंजेनाइटल, डेवलपमेंटल, इन्फेक्टिव, डिस्क, डिजेनरेटिव, ट्यूमर, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ गर्दन में हो सकती है। और भी कई कारण होते हैं गर्दन में दर्द के, स्पेशली अगर आप खेलते हैं तो क्रिक नेक कहा जाता है, जब गर्दन में आपने जोर से झटका दिया हो और ये पेन आनी अचानक शुरू हो गई हो। इंजरी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब गर्दन में चोट लगती है। चोट 2 तरह का होता है, एक तो जब ये हड्डी टूटती है, फ्रैक्चर हो गया, हाइट से कोई गिरा हो, या किसी ने स्विमिंग पूल या नदी में छलांग लगा दी हो और पानी कम हो, शैलो हो, तब ये इंजरी हो जाती है। या गाड़ी में अगर आप सीट बेल्ट पहन के जा रहे हैं और गाड़ी का हेड ऑन कोलिजन होता हो, तो उस इंजरी को व्हिप्लैश इंजरी कही जाती है। व्हिप्लैश होता है चाबुक। चाबुक जब आप मारते हैं फिर वापस खींच के आता है, बहुत तेज़ी से फिर आगे जाता है। वैसे ही जब गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो गर्दन बहुत तेज़ी से पीछे जाके आगे की तरफ आता है। तो यहाँ पे गर्दन में ये पेन आनी शुरू होती है व्हिप्लैश इंजरी की वजह से। ये तो हो गई कि ये क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, गर्दन के दर्द के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। अगर आप ऊँचा तकिया रखते हो, गर्दन की एब्नॉर्मल पोजीशन हो जाती है यूँ, तब उसकी वजह से भी गर्दन में पेन आनी शुरू होती है। अगर आपके नज़दीक का चश्मा लगा हुआ, आप चश्मा नहीं लगाते और ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो नेचुरली जो डिस्टेंस दूर रखते हैं, यूँ पढ़ने के लिए ऐसे प्रेशर देना होता है। उसकी वजह से भी गर्दन में दर्द आना शुरू होता है।
यानी किसी तरीके से अगर आप अब्यूज़ कर रहे हैं गर्दन को, लगातार लैपटॉप पे हो, मोबाइल का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो, ऊँचा तकिया लगाते हो, लेट कर टीवी देखते हो, नज़दीक का चश्मा चढ़ा हो, बिना चश्मे के आप पढ़ना चाहते हो, तो ये सारी चीज़ों की वजह से नेक पे प्रेशर आना शुरू होता है, तो पेन होनी शुरू होती है। अब इसका इन्वेस्टिगेशंस क्या-क्या होता है, क्या-क्या हम कैसे इसे पकड़ते हैं? सबसे बेसिक इन्वेस्टिगेशन हमेशा होता है एक्स-रे। गर्दन का हम एक्स-रे करवाते हैं और देखते हैं। दूसरा होता है ब्लड इन्वेस्टिगेशन, चूँकि कई मेटाबॉलिक कॉजेज़ हम बोलते हैं, जो बॉडी में नॉर्मल होते हैं और उसकी वजह से कई बार गर्दन में दर्द आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि कैल्शियम कम हो, विटामिन डी कम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, ब्लड शुगर बहुत हाई हो, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो। यूरिक एसिड के प्रॉब्लम में भी कभी-कभी गर्दन में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम में एक मैनिफेस्टेशन कभी-कभी गर्दन का दर्द भी होता है। तो ये सारी चीज़ों को, इन्फेक्शन को और ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें एक रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाना ज़रूरी हो जाता है। अगर फ्रैक्चर हो तो हमें सीटी स्कैन भी इम्पोर्टेंट होता है, हम सीटी स्कैन करवा के देखते हैं। फिर हम एमआरआई करवाते हैं, एमआरआई में हमें डिस्क और नसें बहुत क्लियर कट दिखनी शुरू हो जाती हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि कहीं पे नस दबी है या नसें नहीं दबी हैं। अगर गर्दन की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके सिम्पटम क्या-क्या होते हैं? सबसे कॉमन सिम्पटम होता है पेन। पेन जो है इस एरिया में होता है, कई बार पेन ज़्यादा होता है तो लोग यूँ पकड़ के आते हैं, इस तरीके से सपोर्ट करके आते हैं। स्टिफनेस, गर्दन कहते हैं लोग कि अकड़ी हुई, बिल्कुल अकड़ाव आ गया गर्दन में, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है। हेडेक, हेडेक जो इससे होता है वो इस एरिया में कॉमन होता है, पोस्टीरियर हेडेक होता है या ऑक्सीपिटल हेडेक कहा जाता है। अगर गर्दन से आ रहा होता है तो ये इस एरिया में ही हेडेक होता है। चक्कर आते हैं, जो डिजीनेस होता है, डिजीनेस हो सकता है, हाथ पैरों में झंझनाहट हो सकती है, कमजोरी आ सकती है, सूनापन आ सकता है। तो ये सारे सिम्पटम होते हैं कि जब गर्दन में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। जहाँ तक ट्रीटमेंट का पार्ट है, ट्रीटमेंट का पार्ट जब हम जो बीमारी डिस्कस करेंगे तब हम ये देखेंगे कि क्या-क्या बीमारी हैं और क्या-क्या उसका इलाज है। क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक अलग इलाज होता है, बस एक कॉमन गर्दन का पेन जो है ये कॉमन चीज़ है। लेकिन ये जैसा कि हमने डिस्कस किया उसके कारण सैकड़ों हैं। जो सैकड़ों कारण है तो उसके सैकड़ों के अलग-अलग इलाज होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं टेक्निक, जो टेक्निक होता है जो लैपटॉप पे ज़्यादा देर काम करने से होता है, उसका इलाज होता है कि हम इसे फर्मेंटेशन के लिए बोलते हैं, कि हॉट फर्मेंटेशन दें, एक्सरसाइज़ेज़ शुरू करवाते हैं, पेन किलर देते हैं, कोई जेल लगाने के लिए देते हैं, इससे ये ठीक हो जाता है। वैसे ही जैसे हमने एक बात करी तो टॉर्टिकोलिस की, जिसमें ये बच्चे का ये मसल टेढ़ा हो जाता है, तो उसका इलाज सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑपरेशन होता है। तो हर बीमारी का एक अलग इलाज होता है। ये एक ऐसा नहीं है कि सारे प्रॉब्लम की का इलाज जो है सिर्फ़ दवाइयाँ ही हैं, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। तो हम जैसे-जैसे अलग-अलग बीमारियाँ डिस्कस करेंगे, हम उसके इलाज के बारे में बात करते चलेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तो हमारा टॉपिक होगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इस पे अगली बार हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।